कि सर वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स एक्चुअली. सो शुरू से वी अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ, वी अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिसी, वी आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर सेक्टर. अब पावर सेक्टर तो समझ में आ गया, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर रिफॉर्म्स, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स. So from today onwards, let us be clear what is the meaning of power sector reforms. Three things in a sequence comprise of power sector reforms. And this sequence of power sector reforms is across party lines. It has nothing to do with any party politics. 1991 से वही definition है power sector reforms की, और अभी तक वही definition है power sector reforms की. And step by step, we are moving towards that power sector reforms. We are implementing that power sector reforms. कोई भी government है. और ये तीन चीजें जो हैं, नंबर 1 इज अनबंडलिंग, नंबर 2 स्टेप 2 इज कॉर्पोरेटाइजेशन, एंड स्टेप 3 इज प्राइवेटाइजेशन. These are the 3 steps of power sector reforms, and these are the 3 steps which have been provided in the Electricity Act, Reorganization of State Electricity Board, Chapter 13, Section 131 to Section 134. All right. Now we have understood what is the meaning of power sector reforms, and you will say कि सर थोड़े एग्जांपल दे दीजिए क्या है पावर सेक्टर रिफॉर्म्स का. सो फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से सेट. अब 2003 के पहले क्या हो रहा था? 2003 के पहले ये हो रहा था कि एक ही स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, which comprised all the 5 things. So generation, transmission, distribution, trading, supply, everything was done by one state electricity board, which was constituted under the Act of 1948 Electricity Supply Act. And every state had that electricity board comprising of all the 5 components. जो generating entity थी, so एक general manager generating था, एक general manager transmission था, एक general manager distribution था, 3 general manager, एक MD ऊपर था, not MD, chairperson state electricity board था. So whenever he used to call the general manager generation, he used to say, sir, I am my PLF, I am generating electricity very efficiently. मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं सर, पावर लोड फैक्टर मैक्सिमम चल रहा है, कई बार हाइड्रो पावर प्लांट में तो 100% से क्रॉस हो जाता था. इट इज द ट्रांसमिशन में जहां भी लॉसेस हो रहे हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मुझे पे नहीं कर रही है. इफ यू अलाउ मी टू, जनरेटिंग कंपनी सेज कि इफ यू अलाउ मी टू सेल पावर अक्रॉस इंडिया, भाई इफ आई एम सिटिंग इन उत्तराखंड, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में और पंजाब में मेरे को हायर पावर का कॉस्ट मिलेगा. सो प्लीज अलाउ मी टू सेल पावर इन डिफरेंट स्टेट्स एंड आई विल अर्न यू रेवेन्यू. जब जनरल मैनेजर ट्रांसमिशन से बात होती थी, वो अपने चेयरमैन को या मंत्री जी को बताता था कि सर माय ट्रांसमिशन लाइंस आर एफिशिएंट, दे आर एफिशिएंटली ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ठीक है, बट देन जनरेटिंग कंपनीज एंड डिस्कॉम्स आर इनएफिशिएंट, दे आर नॉट पेइंग मी टाइमली. अलाउ मी टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस इंडिया, जिसको भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करनी है उसमें मेरे को कंपटीशन, ओपन कंपटीशन कर दो, और मुझे अलाउ करो बाकी जगह स्टेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे मैं पावर इंजीनियर्स केपेबल है, सो आई विल बी प्रॉफिटेबल. डिस्कॉम के जब जीएम को बुलाया जाता था, ही यूज्ड टू से कि सर मेरे पास तो आपने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन लगा दिया, आप इलेक्ट्रॉन्स को कमोडिटी तो समझते नहीं हो, यू थिंक इज एज अ वेलफेयर, इट इज अ सोशल वेलफेयर वेयर आई हैव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू एवरीवन, कम व्हाट मे, एनी काइंड ऑफ सिटीजन, हाउ विल आई अर्न प्रॉफिट? You make it a commodity. Whenever I go for rates, theft के rates पे जाता हूं मैं, तब मुझे आप रोक देते हैं. There is a political pressure. उसके टॉप में you ask me to give subsidy, but you don't provide me funds. So Electricity Act में ये रास्ता निकाला गया कि आप तीनों को अलग करो. और एक चीज और भी बोलते थे डिस्कॉम्स कि मेरे को कोई और जनरेटिंग पावर प्लांट है किसी और स्टेट में, वो तो सस्ती बिजली दे रहा है. Allow me to take electricity at competitive rate from the maybe power exchanges से लेने दो, मुझे किसी कहीं और से लेने दो, I will give electricity, cheap electricity to my people. So इन सारी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा कि सबसे फर्स्ट स्टेप ऑफ पावर रिफॉर्म्स वाज अनबंडलिंग, मींस इनको तीनों को अलग अलग कर दो, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन. ऑलराइट, अब इन तीनों को अलग अलग एंटिटीज बना के तो क्या करा गया, उनको 3 प्रॉफिट सेंटर्स बनाने की बात करी, अलग सेग्रीगेट कर दिया. भाई जनरेशन एंटिटी इज अलग, ट्रांसमिशन एंटिटी इज डिफरेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटी इज डिफरेंट. दिस इज कॉल्ड अनबंडलिंग. ऑलराइट, अब जब अनबंडलिंग हो गया तो दे सेड कि वी वांट फंड्स.
if you want to make us profitable, please give us funds. That was their request from the state government. That was their request from the central government. That was their respect for UN agencies. अब चैलेंज ये था स्टेट गवर्नमेंट्स 1990s में या 2000 ईयर में they did not have crisis से हम गुजरे थे 1991 की the state governments did not have fund to invest in the power sector. So they said that take funds from other sources, take funds from banks, take funds from any equity or any pension fund, whatever, whoever is willing to give fund. जब the three entities जो unbundle हो चुकी थी, वो जब entities के पास गए banks के पास, तो they said कि भाई you should be a registered company, then only we can give you funds. So then second step comes की corporatization. So जो तीन entities को आपने अलग करा था, generation को, transmission को, distribution को, उनको आपने corporatize कर दिया. That typically you have made them into a company registered under Companies Act. So all the entities across India were made into different companies, एक generating company, एक distribution company, एक transmission company. All right. So 2003 में when Act was passed, so unbundling was made compulsory. So the state started discussing unbundling कैसे करना है. So Assam State Electricity Board decided, okay, I will, in terms of Electricity Act, I will do the first step. First step is कि I will segregate, unbundle my generating assets, my transmitting asset, and my distribution asset. Second stage में I will do corporatization. So तीन profit centers को फिर corporatize कराया गया, तो तीन companies बनी. One is Assam Power Generating Corporation Limited. Second was Assam Electricity Grid Corporation Limited, transmission entity. And third was Assam Power Distribution Corporation Limited. Distribution के लिए बड़ा simple हो गया. लेकिन महाराष्ट्र में एक प्रॉब्लम था. महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने फोन करा और उन्होंने ये बोला कि हमारे मंत्री जी की इच्छा है कि अगर हमने इसको तीन कंपनीज में बना दिया तो पावर तो बॉम्बे से शिफ्ट हो जाएगी, तीन एमडीज के पास चली जाएगी. और they said the department or ministry wants कि power should be at the unified place. So I suggested them आप एक काम करिए, होल्डिंग कंपनी बना लीजिए और होल्डिंग कंपनी की तीन सब्सिडीज बना दीजिए. So महाराष्ट्र ने 2000 एक साल रुक गए. महाराष्ट्र 2003 में एक्ट बना था, लेकिन बिकॉज दे वर वरीड कि पावर तीन एमडीज के पास चली जाएगी, दे विल बिकम इंडिपेंडेंट एंड दे विल, ऑब्जेक्टिव भी ये था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का कि उनको अलग कर दे जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सके, इंडिपेंडेंटली फंड्स ले सके, इंडिपेंडेंटली डेवलप कर सके अपने आप को. पर महाराष्ट्र की टिपिकल प्रॉब्लम थी. उसके लिए सॉल्यूशन ये निकाला गया कि होल्डिंग कंपनी बनाई गई और होल्डिंग कंपनी इज विद प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चेयरमैन, एक यूनिफाइड, एंड उसकी तीन सब्सिडरी कंपनीज हैं. सो फर्स्ट कंपनी वाज क्रिएटेड MSEB होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, and that holding company had three subsidiaries. First subsidiary was Maharashtra State Power Generating Company Limited, second was Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited, and third was Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited. So तीन ये सॉल्यूशन निकल गया. यूपी में भी एक और चैलेंज था. उत्तर प्रदेश ने ये बोला जब उसको अनबंडल और कॉर्पोरेटाइज कर रहे थे, सो दे फेस द टिपिकल चैलेंज कि जनरेशन में जो एम्प्लॉइज थे, इंजीनियर्स थे या एम्प्लॉइज थे, जो ट्रांसमिशन में एम्प्लॉइज थे वो बहुत कम थे, बिकॉज सो मेनी एम्प्लॉइज वर नॉट रिक्वायर्ड. लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में देयर वर लॉट ऑफ एम्प्लॉइज. मतलब if 100 employees are working in distribution company, then 2 employees are in generating and 2 employees are in transmission. They said कि segregation का कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसका क्या रास्ता है. So when they discussed, I told them कि सर unbundling and corporatization की बात करी है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में. It nowhere says that you cannot have multiple distribution company or multiple transmission company or multiple generating company. It is perfectly allowed in the Electricity Act. It only talks about unbundling. You can have multiple distribution companies also. So then UP implemented innovative idea. One company for generation, one company for transmission, and 4 companies for distribution. So UP was divided into 4 parts. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एंड मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड. ये करने का डिसाइड कर लिया. पर तब तक जनरेटिंग कंपनीज में जो लोग थे उन्होंने बोला कि सर थर्मल के जो इंजीनियर्स हैं और हाइड्रो के जो इंजीनियर्स, उस समय यूपी एंड उत्तराखंड वाज सेम स्टेट एक्चुअली. इट वाज नहीं वो प्रोसेस ही चल रहा था, वो सब कहानी चल रही थी. पर यूपी ने बोला कि भाई हमारा जो थर्मल और इसका एक्सपर्टाइज है वो अलग अलग है हाइड्रो.
So then the answer came, there is nobody in the Electricity Act preventing the state from creating 2 or 3 generating companies. तो फिर जल विद्युत निगम अलग बना दिया और थर्मल के लिए अलग बना दिया, और कुछ स्टेट्स ने फिर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अलग बना लिया कंपनी. सो 3 कंपनीज हो गई इसके लिए. This is how electricity reforms has been implemented in India, and this is a work in progress as of now. Similarly, third stage is privatization. Corporatization के बाद में privatization का भी first step है, आप you publicly distribute share to everyone in the share market. So इसको बोलते हैं disinvestment. So disinvestment is first step of privatization. So 2 states have taken privatization, Delhi and Orissa, and that is also a interesting story which also we will discuss in coming sessions if time permits. So this is the meaning of power reforms is threefold. Step 1 is unbundling, step 2 is corporatization, step 3 is privatization. This is the meaning of power reforms. Recently, government also wanted to tie giving, किसी को funds चाहिए तो उन्होंने बोला कि भाई आपको फंड्स चाहिए तो आपको 2-3 चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी. उसको भी हम मिनी पावर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स कह सकते हैं. और 3 चीजें जो उन्होंने बताई है, नंबर 1 एग्रीगेट एंड टेक्निकल रिडक्शन इन एग्रीगेट एंड टेक्निकल कमर्शियल लॉसेस, AT&C लॉसेस का रिडक्शन करना है. दूसरा, आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देना है. थर्ड इज एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई एंड एवरेज रेवेन्यू रियलाइजेशन गैप को कम करना है. अगर ये 3 चीज आप करते हैं तो वो एक रिफॉर्म भी होगा, एक मिनी रिफॉर्म होगा, एंड मोर फंड्स विल बी अवेलेबल टू द डिस्कॉम इफ दीज 3 स्टेप्स आर टेकन.